हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का भूगोल जो आपका बीए पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर है ज्योग्राफी के, उसमें आज हम राजस्थान का अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान पे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने 4 वीडियो में जो थे उसमें हमने पेपर सेकंड के फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों पे विस्तृत चर्चा की थी। आज हम राजस्थान का अपवाह तंत्र देखेंगे कि राजस्थान में नदियों का द्वारा कैसे आपका वो बहती है, किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनाती है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान वैसे तो ड्राई स्टेट माना जाता है कि यहाँ पे रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल बहुत ही कम होता है, शुष्क प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका नदियों का जो बहना है वो आपको दिखेगा यहाँ पे सरफेस के ऊपर। देखो, किसी भी स्टेट में होती है नदियों का जो तंत्र होता है, अपवाह तंत्र होता है, वो वहाँ की फिजियोग्राफी, वहाँ की आपकी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और आपका क्लाइमेट, इन्हीं सब का अमलगमेशन होता है या उसका सभी का कंट्रीब्यूशन में उसमें होता है अपवाह प्रणाली के अंतर्गत। तो राजस्थान भी उसका कोई अपवाद नहीं है। राजस्थान फिजियोग्राफी वाइज अगर हम देखें, भूआकृतिक प्रदेश वाइज, जियोलॉजिकल वाइज और क्लाइमेटिक, बहुत ही डाइवर्स स्टेट है, इसलिए यहाँ पर भी आपका नदियों का तंत्र मिलेगा। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ केवल एक चंबल नदी ही पूरे साल बहती है। इसके अतिरिक्त आपको सीजनल रिवर्स का ज़्यादा बोलबाला है, यहाँ पे सारी सीजनल रिवर्स है। और इस तरह से अगर हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम देखें तो यहाँ पे आपको इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न भी मिलेगा, मतलब आंतरिक प्रवाह प्रणाली भी यहाँ पाई जाती है, जिसमें कुछ नदियाँ हैं वो आपकी सीज़न में मतलब सीजनल होती है, थोड़ी दूर बहती है और फिर आपके यहाँ पे डेजर्ट में मरुस्थल के अंदर विलुप्त हो जाती है। तो आंतरिक जल प्रवाह भी है। बाकी इसके ऊपर, इसके अतिरिक्त आपका सरफेस जो आपके धरातल के ऊपर बहती है वो नदियाँ भी हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ मुख्य रूप से चंबल नदी है, बनास है, माही है, लूणी, बाणगंगा, साबरमती, कांतली इत्यादि जो ये नदियाँ हैं वो यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से राजस्थान में बहती है। राजस्थान के अगर हम अपवाह तंत्र को देखें तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अध्ययन करने की दृष्टि से, हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और तीसरा है अंतः प्रवाहित नदियाँ। जो कि दोस्तों, अरब सागर में की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से सीधी बहती है और डायरेक्ट आपके अरब सागर तक आपका इतनी लंबी दूरी तय करती है। वो नदियाँ यहाँ से किसी अन्य सहायक नदी में भी मिलेगी, फिर वो सहायक नदी किसी अन्य नदी में मिलेगी। इस तरह से जो राजस्थान से बहता हुआ जल वो आपके अरब सागर या बंगाल की खाड़ी तक पहुँचता है। इसलिए आपके इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं 3 भागों में। तो देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं। इसके अंतर्गत देखें तो आपका चंबल, बनास, बाणगंगा व इनकी सहायक नदियां जैसे काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, परवन हो गई, बेडच हो गई, गंभीरी नदी हो गई, कोठारी व खारी, ये मुख्य नदियां हैं जो आपकी बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो है। तो अगर आप देखें तो हम भारत का जो अपवाह तंत्र पढ़ते हैं उसको भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि 2 भागों में। उत्तर भारत का अगर हम पढ़ें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इसके अतिरिक्त हम आंतरिक जल प्रवाह भी पढ़ते हैं कुछ जगह पे आपका। तो इस तरह से हम राजस्थान के ड्रेनेज पैटर्न को भी पढ़ेंगे, तो भी हम इस तरह से ही पढ़ेंगे। तो प्रमुख नदी है जो राजस्थान में पूरे साल बहती है वो है चंबल नदी, जिसको हम अन्य नाम है चर्मण्यवती के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम है, इसका ओरिजिन है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, मऊ डिस्ट्रिक्ट, उसके निकट मानपुर के समीप एक जनापाव की पहाड़ी है जो आपकी विंध्याचल श्रेणी है, उसी का पार्ट है। विंध्याचल श्रेणी के जो आपकी है उसके अंदर आपकी जनापाव की पहाड़ी है, वहाँ से आपका इसका ओरिजिन होता है। देखिए दोस्तों, जब हम नदी डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, कौन सी पहाड़ी से हुआ है, फिर उसका आपका अन्य किन किन जिलों से उसका बहाव क्षेत्र है, फिर उन बहाव क्षेत्र के अतिरिक्त उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उन सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो राजस्थान में जैसे अभी चंबल का मैंने डिस्कस किया कि मऊ डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है, जनापाव की पहाड़ियों से, विंध्याचल श्रेणी का जो पार्ट है। इस तरह से जो राजस्थान में जो ये आपकी चंबल नदी है वो आपकी जो एंटर होती है वो 84गढ़ फोर्ट है, किला है, उसके निकट इसका प्रवेश होता है राजस्थान में। कोटा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट
फिर आपका स्वाइमुदपुर और कोटा डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों जगह पे आपकी ये बॉर्डर बनाती है, मतलब आपकी इन दोनों जिलों की सीमाओं पे ये बहती है, कोटा और बूंदी और स्वाइमाधोपुर और कोटा। यहाँ पे राजस्थान में अगर आप देखोगे तो इन जिलों की सीमाओं के ऊपर ये एकदम बहती है आपके। और फिर आप देखोगे तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी निर्धारित करती है। ऐसे बहते हुए आपके फिर ये यूपी में एंटर करती है। यूपी में जब एंटर करेगी तो ये यूपी में इटावा डिस्ट्रिक्ट है आपका, जहाँ से आपके अखिलेश जी यादव साहब आते हैं, मुख्यमंत्री जी। वहाँ के इटावा नगर के निकट ये यमुना नदी में जाकर अपना जल उड़ेलती है या उसमें मिल जाती है। तो इस तरह से देखा कि 3 राज्यों की अंदर से निकलती है। मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन होता है, माने उद्गम होता है। फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के कोटा, बूंदी, स्वाइमाधोपुर इन जिलों में बहती हुई फिर आगे आपके कहाँ जाएगी, इटावा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी, उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में फिर ये यमुना नदी में मिल जाएगी। तो इस तरह से देखा कि ये 3 राज्यों से बहती है। फिर यमुना में इसका अपना जल उड़ेल देगी। फिर अब सोचिए, अभी जैसे मैंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ गिरती है, अब आप कहेंगे ये यमुना में मिल गई, तो यमुना किस में मिलेगी फिर बाद में, गंगा में, और गंगा फिर कहाँ जाएगी, आपकी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से आपका जो जल है वो आपका बंगाल की खाड़ी तक पहुँचेगा। तो ये था आपका चंबल नदी। आइए देखते हैं इसकी अन्य विशेषताएँ। तो राजस्थान में ये जो चंबल नदी है ये आपकी 135 किलोमीटर का मार्ग तय करती है, 135 किलोमीटर ओनली। राजस्थान में अगर हम देखें तो ज़्यादा लंबाई में नहीं है। और फिर ये इसकी अगर टोटल लेंथ देखें तो ये सोचो 965 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से राजस्थान में केवल ये 135 किलोमीटर का ही मार्ग तय करती है। राजस्थान में प्रवेश पूर्व नदी का तल है वो कितना ऊँचा है, मीन सी लेवल से अगर आप देखें औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 मीटर ऊंची है। फिर अचानक से क्या होता है, ये संकीर्ण घाटी में, इसके बाद पश्चात ये संकीर्ण घाटी की हो जाती है, मतलब नीचे बहती है। 84गढ़ एक जगह है जहाँ पे अपन राजस्थान में एंटर करती है। उसके बाद ये चूलिया जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात क्या होता है दोस्तों, नदी जब अपने अपर्दन से जो कमज़ोर चट्टानें उनको काट देती है तो जो नदी का जल होता है वो अचानक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, उसे जलप्रपात बोलते हैं, वाटरफॉल। ये क्या होता है, इसके बाद जब आपका ये जो कोटा तक नदी एक संकीर्ण घाटी में प्रवाहित होती है। संकीर्ण घाटी, आपने नदी द्वारा अपवर्तित इस तरह आकृतियाँ पढ़ोगे तो आप वी आकार की घाटी होती है, फिर गोर्ज होता है, फिर कैनियन होता है। एक गोर्ज बनता है वी आकार की घाटी से ही एक्सटेंडेड रूप है और गहरा, उसे हम गोर्ज बोलते हैं। तो ये कोटा है और कोटा तक ये नदी फिर आपकी संकीर्ण गोर्ज में बहती है। स्वाइमाधोपुर और धौलपुर जिलों में चंबल नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में ये बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ क्या होता है, बेडलैंड टोपोग्राफी जिसको हम बोलते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा अपर्दन होता है वहाँ पे, इस वजह से उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो जाता है। बीहड़ आपने कई जगह देखा होगा, डकैतों के लिए काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी डकैतों के लिए छुपने की जगह रहती है वहाँ पे, तो आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो बीहड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही उजाड़ क्षेत्र होता है, उबड़ खाबड़ होता है, और इस वजह से ये नदी स्वाइमाधोपुर और धौलपुर में आपका बीहड़ का निर्माण करती है। तो दोस्तों चंबल नदी पे बहुत सारे आपके डैम का निर्माण किया गया है। मल्टीपर्पज़ डैम है ये, आपकी इरिगेशन फैसिलिटी और आपका जो ये है जल विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी के लिए भी ये बहुत फेमस है। चंबल नदी पे बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। इस पर मुख्य रूप से आपका देखें तो गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और कोटा बैराज, ये यहाँ पे इस पर आपके डैम बनाए गए हैं। जो सबसे एमपी के अंदर अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में जहाँ से ओरिजिन होती है, फिर इसके बाद एंटर करती है राजस्थान में, एंटर से पूर्व इस पर गांधी सागर और जवाहर सागर 2 डैम का निर्माण किया गया है। फिर आपका राणा प्रताप सागर है जो राजस्थान के अंदर है, कोटा बैराज बनाए गए। ये जो आपके जो डैम है इसका 2 पर्पज है, इसके पानी को रोक के डैम बना दिया जाता है, फिर उसके आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत पैदा की जाती है। उससे 2 फायदे हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो आपको डिमांड होती है, विद्युत की सप्लाई होती है, दूसरा आपको इस एरिया में इससे चंबल के पानी से आपका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और इरिगेशन दोनों ही प्रोवाइड की जाती है, आपका सिंचाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से राजस्थान के इन जिलों की अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले और राजस्थान के कुछ जिलों में आपकी सिंचाई की व्यवस्था में बहुत बड़ा इसका योगदान है, एज वेल एज आपका विद्युत उत्पादन में, तो इसलिए चंबल की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम इसकी सहायक नदियाँ देखें तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में आपकी काली सिंध नदी है जो मध्य प्रदेश जो आपका है उसमें देवास के निकट से निकलती है, राजस्थान के झालावाड़ और 12 जिलों में बहती है। वही नानेरा एक जगह है के निकट चंबल नदी में मिल जाती है, फिर ये चंबल नदी में आपकी जो काली सिंध है वो मिल जाती है।
बहुत इंपॉर्टेंट नदी है काली सिंध। काली सिंध की अगर हम प्रमुख सहायक नदियां देखें तो छोटी छोटी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें परवन नदी है आपकी, उजाड़ और निवाज, ये 3 मुख्य नदियां हैं जो आपकी काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। और काली सिंध है वो आपकी चंबल नदी में मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखा कि हमने कैसे एक तंत्र सा बन जाता है, नदी व उसकी सहायक नदियाँ, फिर उसकी सहायक नदियाँ, इसलिए इसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। एक सिस्टम बन जाता है, ड्रेनेज पैटर्न जिसको बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जाल बन जाता है। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कैसे पूछा जाएगा कि काली नदी किन जिलों में बहती है, एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर दूसरा पूछा जाएगा कि परवन, उजाड़ और निवाज ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से आपको जो एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित नदी कौन सी जिलों में बहती है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इस तरह से 2-3 तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपकी जो चंबल की सहायक नदी है वो है आपकी पार्वती नदी। पार्वती आपके मध्य प्रदेश में सीहोर जो है, सीहोर के निकट से निकलकर 12 जिलों में बहती है। 12 जो आपका डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, बहती हुई सवाई माधोपुर में पालिया के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। जो आपकी कहाँ से निकलेगी, ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ से इसका ओरिजिन होगा। फिर राजस्थान के 2 जिले 12 और सवाई माधोपुर में बहती है, और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके चंबल नदी में ये मिल जाती है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई, अंधेरी, रेतरी, अहेली व कूल, ये आपकी पार्वती की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो है आपकी जो सहायक नदी है जो है चंबल की, वो है ब्राह्मणी या वापनी नदी जिसको हम बोलते हैं। इस नदी का जो उद्गम है वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, इसका उद्गम राजस्थान में आपके चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक हरिपुरा गांव है, उसके निकट भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी में ये नदी मिलती है। निकलती कहाँ से है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, चित्तौड़गढ़ जिले के हरिपुरा गांव से, और वहाँ से निकलकर ये भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी में मिल जाती है, ब्राह्मणी या वापनी नदी जिसको हम कहते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट नदी है वो भीलवाड़ा में, आपके भीलवाड़ा से निकलती है, मेज नदी जिसको हम बोलते हैं। मेज नदी है वो निकलकर आपकी बूंदी जिले में लाखेरी एक जगह है, लाखेरी आपने सुना होगा, वहाँ पे सीमेंट का प्लांट भी है। बूंदी जिले से निकलकर भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी जिले में लाखेरी के निकट ये आपकी चंबल में मिल जाती है। इस पे आपका मेज नदी पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट है आपका गंभीरी नदी। इसका उद्गम देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। जावद की पहाड़ियाँ, वहाँ से इनका उद्गम होता है। फिर ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई, चित्तौड़ शहर जो आया है उससे 2 किलोमीटर उत्तर में बेड़च नदी में मिल जाती है। गंभीरी नदी कहाँ मिलती है, आपके बेड़च नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा ये तंत्र सा बन गया है चंबल में उसकी सहायक नदियों का। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी नदियाँ जो आपकी चंबल में जाके मिलती है, फिर ये आगे जाती है और चंबल नदी फिर अन्य नदियों में मिलती है। तो इस तरह से आप देखोगे तो एक ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न बनता है, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये अपवाह तंत्र जो बना आपने, जो जैसे मैंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या अरब सागर में, तो इसके अंदर आपका वाटर डिवाइड या जल विभाजक का कार्य बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपका जो ये नदियाँ हैं, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है या विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये आपका क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। क्योंकि ये आपका इधर का जो ऊंचाई होती है, एक ऊंचाई से एक पर्टिकुलर ढाल की तरफ आपका जो स्लोप होता है उसमें ही नदी पानी अपना बहती है। और राजस्थान में वाटर डिवाइड का कार्य कौन करता है, आपकी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला बीच में से आपको दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो ये आपका वाटर डिवाइड का कार्य करती है। और एक पर्टिकुलर ढाल आपका किधर है, जो आपकी चंबल बह रही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जहाँ पे आपकी चंबल की तरफ आपका इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो कैसे बह रही है, इधर। तो आपका इसका मतलब क्या है, ढाल आपका इस तरफ है, तो इस वजह से आपकी ये नदियाँ बहती है। तो स्लोप का बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा आपका जल विभाजक, जैसे आपकी कोई पहाड़ी हो गई, कोई पठार हो गया, एक हाइट से दूसरी स्लोप की ओर आपका ये नदियाँ बहती है। तो इस तरह से हमने देखा चंबल व उसकी सहायक नदियों का पैटर्न पूरा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। नदियों के ऊपर आपके 3-4 लेक्चर या 5 लेक्चर आएंगे, जिसमें हम पूरे राजस्थान के ड्रेनेज पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो बहती हैं, और उनकी सहायक नदियों का तंत्र समझेंगे। और यह दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज आपका यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम रहेगा MDS यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को पर विस्तृत चर्चा कीजिए। या छोटे क्वेश्चन में तो पूछा ही जाएगा, चाहे वो 2 नंबर में किसी नदी तंत्र के बारे में पूछ लेंगे,
लूनी व उसकी सहायक नदियों के बारे में पूछ लेंगे फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से आपको ये याद करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।